नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बिहार विद्युत बोर्ड को लेकर फिर से बड़ा अपडेट आ रहा है। फिर से आपको आवेदन करना होगा 1 तारीख से। इसमें कई सारा मैटर है। पिछला बार आप देखे होइएगा, जो विद्यार्थी आवेदन किए, कई एक बार करना पड़ा, कहीं कोई गलती कर देते थे, तो इस बार आप गलती नहीं करेंगे। क्या ये भी आप सुन लेंगे कि जो आवेदन कर चुके हैं, क्या वो एडिट कर सकते हैं, या फिर से उनको आवेदन करना होगा, या वो आवेदन नहीं करेंगे। कितना पद बढ़ा है, किसमें कितना पद बढ़ा है, एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ इंजीनियर आशीष सर हैं। सर, आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप प्रयास किए सबसे पहले वैकेंसी को लेकर, तो वैकेंसी दिया गया, कई बार आप लोग आंदोलन किए, फिर सीट बढ़ने को लेकर आप लोग प्रयास किए, सीट भी बढ़ गया। सर, अब विद्यार्थी के लिए अगला कदम आपके लिए क्या होगा? देखिए, सीट तो बढ़ी है, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। जी। क्योंकि जो सबसे ज्यादा संघर्ष रहा वो 2 क्षेत्रों में रहा। एक तो जूनियर इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं जेई के लिए, जेई की लंबे समय से वैकेंसी आई नहीं, और जेई में सीटें बढ़ी भी तो 40 से लेकर के 86 के आसपास, यानी आपका 113 के आसपास हुआ। ठीक है, 86 तो हमारे असिस्टेंट इंजीनियर में हुआ, जेई में आपका 113 हुआ। तो इसको बहुत अप्रत्याशित वृद्धि मानिए, बहुत नेग्लिजिबल मानिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी क्या समस्या रही, तो टेक्नीशियन के छात्र जो आईटीआई के विद्यार्थी हैं उनके लिए सीटें बढ़ी, लेकिन वो 156 बढ़ी मात्र। हाँ, मात्र 156, यानी कि पहले 2000 सीटें थी, अब 2156 हो गई। अब ये 2156 सीटें बढ़ने का फायदा किस कैटेगरी के बच्चों को मिला, इस पर कोई भी स्टेटमेंट देना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि सरकार ने जो पॉलिसी पहले बनाई थी, जो पुराना रोस्टर था, उस रोस्टर के हिसाब से जो सीटों का बंटवारा हुआ था, अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो सीटें बटी हैं उसमें काफी चेंजिंग आ गई। हाँ, इसमें जनरल और ईडब्ल्यूएस की सीटें थोड़ी बढ़ी, और आपका ओबीसी का, बीसी का, ईबीसी का, इन सभी की सीटों में थोड़ी गिरावट आई है। इस लेकर के कुछ बच्चों के मन में थोड़ा सा चिंता भी है, थोड़ा दुख भी है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा उन सभी बच्चों से कि आप बिल्कुल दुखी मत होइए। आप जो सुप्रीम कोर्ट है या संविधान है, जो देश का कानून है, हम सब उसी के साथ फॉलो करेंगे। हम अपनी आपत्तियां जरूर दर्ज कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन इस वक्त आप अपने समय को इन सारी एनालिसिस पे ना लगा करके आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर केंद्रित करें, क्योंकि सफल होना, एक सीट पाना, यही आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए। अभी सुनवाई होना भी है, कहीं अगर पलट जाता है तो फिर वही हो जाएगा, वो अलग की बात। जी बिल्कुल, वो तो सब प्रक्रियाधीन है। सर, जो विद्यार्थी आवेदन कर दिए हैं, पहले उन पर आते हैं, क्या वो भी आवेदन करेंगे या नहीं? जिन बच्चों ने आवेदन कर दिया है, लगभग 3 लाख के आसपास छात्रों ने कर दिया, उन्हें अब आवेदन बिल्कुल नहीं करना है। नए छात्रों को आवेदन करना है, लेकिन नए छात्रों में भी कंडीशन क्या है, विभाग ने अपने नोटिस में स्पष्ट लिखा है कि जो मार्च में हमारा कंप्लीट आपका डिटेल आया था नोटिफिकेशन का, जी, तो उसमें इसने लिख दिया है कि 31 मार्च 2024 से पहले, यानी ये एज का कैलकुलेशन भी वहीं से कर रहा है, और उससे पहले को लेकर के जितनी भी आपकी डिग्रियां हैं कंप्लीट जिन बच्चों ने किया है, चाहे वो किसी भी पद के लिए हो, सभी के लिए वह उसी को मान रहा है। नए आवेदक के लिए बड़ी चिंता की विषय है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का कॉल आता है, सर मेरा सितंबर में कंप्लीट हुआ है, तो क्या हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। लेकिन अभी तक की स्थिति और विभाग का जो विवरण है, नोटिस है, उस आधार पर यही स्थिति है कि सितंबर में जो बच्चे कंप्लीट किए हैं आईटीआई, वो नहीं फॉर्म भर सकते, क्योंकि 31 मार्च 2024 उसका डेडलाइन था। ये एक अलग प्रक्रिया है कि चुनाव के कारण, सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के मसले को कारण हमारा फॉर्म विलंब होता चला गया, लेकिन आपको वो परमिशन नहीं दे रहा है। अब उन बच्चों को करना क्या चाहिए? तो अगर ऐसे बच्चे मान लीजिए व्यग्र हैं, परेशान हैं, व्यथित हैं, तो अपनी बात तो रख ही सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार जो विभाग का नंबर है, आप उस पर या तो कॉल करके पूछ लीजिए, या नहीं तो आप विभाग को मेल करिए। हमें लगता है कि शायद इन सारी बातों का कुछ स्पष्टीकरण विभाग दे, लेकिन इसकी चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि जब इसने क्लियर कर दिया कि हम 31 से पहले का ही लेंगे, तो वही मुझे लगता है होना है। सर, फी को लेकर, चूंकि हर एक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना है, हर एक पद के लिए अलग अलग फी देना है, फी का क्या क्राइटेरिया है? फी तो देखिए सभी के लिए 1500 रखा गया है, यूआर के लिए, बीसी कैंडिडेट के लिए, ठीक है, ईबीसी कैंडिडेट के लिए भी, लेकिन जो महिलाएं हैं उनके लिए 375 का फी है, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 375 का फी है। अब एक चीज और है यहाँ पर
कि बहुत सारे बच्चों को पिछली बार क्या समस्या रही थी कि एक एक छात्रों ने 3 बार 4 बार फॉर्म को फिल किया, क्योंकि बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एडिट का ऑप्शन नहीं दे रहा है। सुधार की कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। इसने स्पष्ट लिख दिया है कि अगर आपको गलती होती है फॉर्म भरने के दौरान तो आपको पुनः आवेदन करना पड़ेगा, और पुनः आवेदन में आपको दोबारा से 1500 पे करना पड़ेगा। पेमेंट वापस आएगा या नहीं? जी नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो बहुत अन्याय हो रहा है। निश्चित रूप से ये दिक्कतें हैं। इसीलिए मैं कहूंगा कि छात्र बहुत मुश्किल से एक एक चीज इकट्ठा करके और बहुत तकलीफ से पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मेरा व्यक्तिगत सलाह नए सभी छात्रों को रहेगा कि आप बारीकी से हर बिंदु को ध्यान में रखकर तब फॉर्म भरिए। साइबर कैफे में जब आप भरवाने जाते हैं तो आप वो लोग जैसा करते हैं वैसा नहीं होना है, आप अपने विवेक का उपयोग करिए। सर क्या क्या पिछली बार बच्चे गलती किए हैं जो अब आवेदन करेंगे ना करें, थोड़ा उसको बताएं। बिल्कुल, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। पिछली बार छात्रों से जो सबसे बड़ी गलती रही है वह 2-3 गलतियां रही, जिसमें सबसे पहली गलती है कि मार्कशीट का नंबर भर देना सर्टिफिकेट की जगह। साथियों, ITI का सर्टिफिकेट अलग मिलता है, मार्कशीट अलग मिलता है। तो जब आपसे पूछा गया है सर्टिफिकेट नंबर, तो आप सर्टिफिकेट नंबर भरेंगे और वो आपके मूल प्रमाण पत्र को सर्टिफिकेट कहा जाता है। आप मूल प्रमाण पत्र निकलवा लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप विभाग में चले जाइए, श्रम एवं नियोजन विभाग में आपका कार्यालय है, और वहां पर जो है आप NCVT का SCVT का कार्यालय वहां पर है जो NCVT को रिपोर्ट देती है। तो आप वहां जाकर के आवेदन दीजिए, वहां से अपना मूल प्रमाण पत्र निकलवाइए और उसी मूल प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर आपको भरना है, पहली चीज। दूसरी चीज कि मार्कशीट आपको 10th का जो है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा है, बहुत सारे बच्चों ने 10th का मार्कशीट वहां नंबर भर दिया। एक्चुअली 10th के मार्कशीट पर भी डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, बट नोटिस में ये मेंशन किया है कि आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है। तो आपको 10th का भी मूल प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर देना है, जो 2 साल बाद ओरिजिनल आता है। बिल्कुल ओरिजिनल आता है, वही वाला आपको देना है। तो ये 2 सावधानियां तो पहली बार आप रखेंगे। तीसरे नंबर पर जाति का कोई भी प्रमाण पत्र यहाँ जमा नहीं हो रहा है, सिर्फ जाति की कैटेगरी जो है वो आपको सबमिट करनी है, ठीक है। तो इसीलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो कि आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है या बनाना है, उस लेके जरा भी टेंशन मत लीजिए। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि पहले आप किस जाति में थे, अब आप किस जाति में आए हैं, उस आधार पर आप फॉर्म को सबमिट करिए, तो आपको दिक्कत कम होगा, ठीक है। तीसरी समस्या बच्चों को आ रही थी पासिंग डेट के बारे में। तो जितने भी छात्र गवर्नमेंट ITI से पास हैं उनको SCVT ने एक लेटर जारी किया है जो सभी कॉलेजों में सर्कुलेट कर दिया गया है। आप 2011 के बाद जिस भी सेशन से आप हैं तो उसी डेट को आप भरेंगे। और जितने भी लोग NCVT से हैं, प्राइवेट कॉलेज से हैं, तो आपको मूल प्रमाण पत्र पर भी आपका डेट मेंशन रहता है, उसकी मदद से भी आप पासिंग डेट भरेंगे। अदरवाइज आप अपने कॉलेज से संपर्क करके तब डेट भरने का प्रयास कीजिए। यही 2-3 छोटी-छोटी गलतियां हैं। ईमेल ID बिल्कुल आप सही से देंगे। जितनी भी लड़की कैंडिडेट है, गर्ल्स कैंडिडेट हैं, उनकी जाति और सारी चीजें उनके फादर के एड्रेस और उसके हिसाब से चलेंगी, तो आप उस सावधानी को ध्यान में रख करके फिल करें, ठीक है। बाकी किसी भी तरह का डाउट किसी छात्र को आता है तो इस वीडियो के नीचे वो जरूर कमेंट करें, ताकि हम आपके माध्यम से उस समस्या का समाधान बच्चों को दे सकें और हमारे छात्र परेशान ना हो, 2 बार 3 बार बच्चों को फॉर्म ना भरना पड़े, पैसे बर्बाद ना हो। सर एक प्रश्न है, सबसे विद्यार्थी के मन में ये प्रश्न चलता है, क्या ये जो वैकेंसी है जो आवेदन करेंगे पूरे ओपन है, ऑल इंडिया से कहीं से आवेदन कर सकते हैं या क्या केवल बिहार के बच्चे? देखिए, इस फॉर्म को पूरे हिंदुस्तान के सभी छात्र भर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो अदर स्टेट के छात्र यहाँ फॉर्म भरेंगे उन्हें आरक्षण की कोई भी लाभ, किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं प्राप्त होगा। वो यहाँ के UR कैंडिडेट के अंदर आएंगे और UR की जो सीटें हैं उन्हीं सीटों के एक पर्टिकुलर परसेंटेज पर वह फाइट करेंगे। ऐसा नहीं है कि सभी सीटों पर फाइट करेंगे, उसका डिस्क्रिमिनेशन विभाग के माध्यम से भी हुआ नहीं है, लेकिन एक अनुमान आप कर सकते हैं 10 से 15% सीटों के लिए वो मुझे लगता है कि योग्य हो सकते हैं। सर ये प्रश्न विद्यार्थी के मन में चल रहा है, जो विद्यार्थी अभी तैयारी कर रहे हैं, अब तो थोड़ा सा ओपन हो गया, जो ये सीट बढ़ा है ITI को छोड़ दिया जाए, क्या ग्रेजुएट लेवल में ज्यादा सीटें बढ़ी है? हाँ, निश्चित रूप से। हमारा जो कॉमर्स से जिन छात्रों ने अपनी ग्रेजुएशन करी है, तो आपका जूनियर अकाउंट क्लर्क का पद है, उसमें सीटें काफी ज्यादा बढ़ी हैं। पहले 300 थी और अब वो सीटें मैं देख रहा हूँ ये 740 हो गई हैं, दुगुना से भी अधिक। बिल्कुल। उसके बाद आपकी सबसे ज्यादा सीट बढ़ने में आइए तो हमारे पास ये आपका कमर्शियल क्लर्क,
ठीक है, जो ग्रेजुएशन के छात्र बढ़ेंगे वहां पर भी 806 पदों की संख्या हुई है। ठीक है, पहले कितना था? हाँ, पहले हमारी सीटें जो थी इस कैटेगरी में एक सेकेंड आप देख लीजिए, इस कैटेगरी में पहले सीटें थी आपको 254 के आसपास। 800 हो गई है, 4 गुना का हाँ मान। बिल्कुल, मोटा मोटी आप 4 गुना रख लीजिए, उतनी सीटें हमारी बढ़ गई। इसमें कोई ग्रेजुएट पास लड़का, वो बीएससी हो या कोई भी कैटेगरी से वो बढ़ सकते हैं जनरल? हाँ बिल्कुल, जैसे आपका केवल कमर्शियल ग्रेजुएशन? देखिए, हमारा जो करस्पॉन्डेंस क्लर्क का पद है और स्टोर असिस्टेंट का पद है, उसको किसी भी सब्जेक्ट से स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स से ग्रेजुएट हैं तो आप जूनियर अकाउंट क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा हैं तो आप जेई इलेक्ट्रिकल का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक हैं तो आप असिस्टेंट इंजीनियर का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट इंजीनियर के लिए एग्जाम नहीं होगी। गेट का स्कोर आपके पास है तो उसी स्कोर के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और टेक्नीशियन थर्ड के लिए अगर आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI 2 सालों का किया है, NCVT या SCVT दोनों स्ट्रीम से किसी भी जगह से किया है तो आप योग्य हैं। ये बेसिक योग्यता है, लेकिन शर्त है कि 31 मार्च 2024 से पहले आपका सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाना चाहिए। तो अब आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। जी बिल्कुल। सर, इन लोगों का वेतन क्या है, कुछ मोटा मोटी आइडिया? देखिए, हर एक लेवल के लिए अलग अलग वेतन है, लेकिन जो हमारी मिनिमम मान, हाँ मिनिमम देखिए, अभी तो प्रोबेशन पीरियड पे 2 साल के लिए रखा जाएगा, उस समय पूर्ण वेतनमान नहीं मिलेगा, लेकिन जो हमारे टेक्नीशियन के साथी हैं उनका लेवल 4 का वेतन मिलना है। जी लेवल वाइज। सर, आपके द्वारा एक बुक भी लिखा गया है, बहुत सारे विद्यार्थी उसका लाभ भी उठाते हैं, थोड़ा सा बुक के बारे में बताएं। देखिए, अभी का जो समय है, मैं बुक के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन अब का जो समय है उसमें एक सबसे बड़ा सवाल छात्रों का रहता है कि एग्जामिनेशन कब होगी। तो मैं आपको बता दूं कि विभागीय गतिविधियां अब तेज हो गई हैं और जो अड़चने थी वो अड़चने लगभग समाप्ति के दौर में है। और आप सब ये जानते हैं कि बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमेशा से फास्ट एग्जाम और फास्ट रिजल्ट के लिए जाना जाता है। अगर कोई सरकारी अड़चन ना हो तो मुझे लगता है विभाग अब उसी दुरुस्तता के साथ काम करेगा और उम्मीद हम करते हैं कि 15 नवंबर के ऑनवर्ड आपकी परीक्षाएं संचालित होने की पूरी संभावना है। तो अब इस बचे हुए समय में जो नए या पुराने छात्र हैं, जो नए छात्र फॉर्म भरेंगे उनको भी सजग होने की आवश्यकता है, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो सब भी, मुझे लगता है कि अब लास्ट टाइम में आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें और जो पढ़ लिया है उसका रिवीजन करें और कमजोर पोर्शन को छांट लें और उन कमजोर पोर्शन पर विशेष मेहनत करें। ठीक है, बाकी क्या कमियां आ रही है आप मैसेज देंगे तो हम उस पर जरूर अपने विचार व्यक्त करेंगे। और विशेषकर ITI के छात्रों के लिए मैं बता दूं, हमारी ये बुक आई है रुक्मिणी प्रकाशन से, जिसमें 20 सेट कंप्लीट है, जो बाइलिंगुअल है 100 क्वेश्चन का, जो आपका कंप्यूटर है, ट्रेड है 50 क्वेश्चन, फिर आपकी हिंदी है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, ठीक है, और जीके है। तो ये टोटल कंपाइल्ड जो स्ट्रक्चर टेक्नीशियन ITI के छात्रों के लिए होता है। तो इस बुक में आपको डिटेल सॉल्यूशन भी मिलेगा और बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर क्वेश्चन भी आपको प्राप्त होगा। तो मेरी वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 जो कि आपके सामने है, और एक कंप्लीट ट्रेड की बुक आई है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी की रुक्मिणी प्रकाशन से। ये तीनों किताबें से अगर आप जुड़ते हैं तो एक आपको बेहतर माध्यम मिल जाएगा, एक गाइडलाइन बेहतर मिलेगा और आप पकड़ पाएंगे कि क्वेश्चन कैसा एग्जाम में आना है और कम समय में आप मजबूती के साथ अपने सीट को पाने में सफल हो सकते हैं। सर, क्या सुझाव करिएगा विद्यार्थी? मैं तो अब यही कहना चाहूंगा कि अब के समय में आपको बहुत घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है कि अब मेरे सिर पर एग्जाम आ गया, टाइम कम है, क्या करें। कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने कमजोर और महत्वपूर्ण पहलुओं को समझिए, समझने के बाद आप टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज देने के बाद जहां जहां पर डाउट्स आता है फॉर्मूले को टिक आउट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कॉपी में नोट कर लिया है आपने तो अच्छी बात है, नहीं तो नोट करिए। साथ ही साथ आप रिवीजन करिए और प्रैक्टिस करिए। यही 2 मूल मंत्र है जो सफलता तक ले जाएगा। हाँ, थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स में बच्चों को दिक्कत आती है। न्यूमेरिकल्स तभी कमांड होगा जब आप कंसेप्ट को बेहतर तरीके से पकड़ पाते हैं और आप एक एक करके फॉर्मूला और उसके अप्रोच को समझने का प्रयास करते हैं। तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स और तब जाकर के कुछ बड़े स्ट्रक्चर्स, हालांकि 10 से 12 न्यूमेरिकल्स रहने की चांसेस है, इससे ज्यादा नहीं रहेगी।
इसलिए भी बहुत टेंशन नहीं लेना है। नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं होती है, बट कट ऑफ में थोड़ा वेरिएशन तो जरूर आ जाएगा, जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है। और आप जानते हैं पिछली बार की जो वैकेंसी थी उसमें इतना एक्टिव स्टूडेंट नहीं था, कट ऑफ थोड़ा पुअर गया था, लेकिन इस बार इसमें बदलाव होगा। तो आप जीतो और मेहनत करें और अपने माँ बाप के सपने को साकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जितने भी अभ्यर्थी हैं बीएसपीसीएल के, उनसे मैं यही कहूंगा कि अब आप एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे मैं क्या करने वाला हूं, एक एक दिन जैसे टेस्ट होता है तो टेस्ट में कितना विद्यार्थी अंक लाते हैं, कहां पे ज्यादा गलती कर रहे हैं, कहां कहां समस्या हो रहा है, एक एनालिसिस टाइप का मैं सर के साथ करने वाला हूं, वह जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि आप गाँव से भी तैयारी कर रहे हैं, वहां से भी टेस्ट लगा रहे हैं, तो वहां भी जज कर पाइएगा कि आपका क्या स्थान आ रहा है, क्या आप एग्जाम के लिए तैयार हो चुके हैं या किस पर्सन को और मजबूत करना होगा। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें।